बेटा आज के दिन की इम्पोर्टेंस पे हम बात कर ही लेंगे। बीच बीच में मैं हमेशा आप लोगों को पढ़ाई के बीच में इस तरह की बातें बताती हूँ। आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो ये इनकी पिक्चर है इनको नीचे रखवा देंगे ताकि सब लोग अपने दिल से इनको एक तरह से श्रद्धांजलि, इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा। अब तुम्हारी पीढ़ी में बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ दलितों का, SCs के आरक्षण का ही इनका काम था। ऐसा नहीं है। औरतों को बराबरी का जो हक मिला वो भी बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर जी का ही था। मैम आप बेशक जाइए, मतलब अब मैं इनको पढ़ा दूंगी इसमें ही जोड़ के। तो ये जो आज हम बात करते हैं ना बेटा, गवर्नमेंट जॉब औरतों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैटरनिटी लीव की मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ कि 6 महीने विद सैलरी आप घर बैठ सकते हैं किसी बच्चे के जन्म के बाद। तो तुम्हें जान के खुशी मिलेगी कि ये मैटरनिटी लीव का कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ही 1938 से इसके लिए आवाज उठानी शुरू की। और आज हर सरकारी नौकरी में किसी भी महिला के घर में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनको विद सैलरी 6 महीने की छुट्टी मिलती है। पैसे अकाउंट में आते हैं और बच्चे की केयर के लिए सरकार छुट्टियां देती है। इसका कोई पैसा नहीं कटता, सिर्फ एक ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलता जिसे टीए कहते हैं, बाकी सारी पे अपने घर पे अकाउंट में आ जाती है। तो सोचो औरतों के लिए कितना बड़ा सुख। इस देश की लगभग 49% आबादी महिलाओं की है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए कितना बड़ा सुख सोचा होगा, जबकि चाहते तो सिर्फ अपने लिए काम करते। तो जिनकी ये गलत फहमी है ना कि अंबेडकर जी सिर्फ दलितों के लीडर थे, नहीं। सोचो आधी लगभग आबादी की मैटरनिटी लीव की कोशिश 1940s में कर रहे थे। इसके अलावा जब हम लोगों को वोटिंग राइट मिला था ना, जिसे हम कहते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब है मताधिकार, समान मत का अधिकार। तुम सबको पता है कि पुराने टाइम में वोट डालने की पावर सिर्फ आदमियों की थी, और वो भी किसकी? जिसके पास प्रॉपर्टी थी। हमारी बात नहीं कर रही, पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज, ताकतवर कंट्रीज की बात कर रही हूँ। यूरोप में ये वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि मत देने का अधिकार हर एक को बराबरी से मिले, औरतों को भी वोटिंग राइट मिले, आदमियों को भी, SC ST किसी जेंडर का, किसी भी प्रदेश का, प्रांत का, कहीं पैदा हुआ, हर एक को मताधिकार बराबरी पर मिले। ये कितनी बड़ी सोच थी। इमेजिन करो विदेशों में, यूरोप जिसको हम कहते हैं बहुत एडवांस्ड, पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा काबिल दुनिया पे जिन्होंने राज किया, उन लोगों की महिलाओं को, उनकी बहन बेटियों को, उनकी पत्नियों को सड़कों पे उतरना पड़ा और अपने ढोल नगाड़े बजाने पड़े ताकि उनके वोटिंग राइट की बात उनके संसद तक पहुंचे। और हम प्राउड से कहते हैं कि आजादी से पहले हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि मताधिकार मिलेगा तो सबको मिलेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। एक बहुत ताकतवर इलाका तुम सबने नाम सुना हुआ है, स्विट्जरलैंड में 1971 में हमारे कितने बाद वोटिंग राइट दिया है अपने यहाँ की महिलाओं को। तो इमेजिन करो हम कितने ब्लेस्ड हैं। इस देश में एक आदमी की सोच थी कि औरत आदमी बराबर हो। औरतों को आज हमें लगता है संपत्ति में अधिकार अब मिल गया, अब नहीं मिला। औरतों को संपत्ति में अधिकार मिलने की बात बहुत पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही उठा दी थी कि औरतों को भी अपने पिता की संपत्ति में, बेटियों को भी बराबर का हक मिले। सोचो आज हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में 2002 के बाद इस पे ज्यादा काम किया, लेकिन एक होता है ना कि विचार डालना, विचार आगे जाके फलीभूत बड़े बनते हैं, लेकिन उस विचार का जो बीज था वो डाला था उस टाइम पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। कितना बड़ा योगदान है, कोई कैसे इस चीज को भूल सकता है कि औरतें आज बराबरी की हकदार हैं। इसके अलावा उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि अगर किसी की शादी बहुत ज्यादा खराब हो तो औरतों को भी अपने पति से तलाक लेने का हक हो। ये हिंदू कोड बिल एक आया था जो उन्होंने पेश किया था, लेकिन उस टाइम के बड़े से बड़े लीडर्स ने कहा कि ये हमारे धर्म की औरतों के साथ जानबूझ के ऐसा एक वो बना रहे हैं स्ट्रेटेजी ताकि हमारे धर्म की औरतों पे गलत प्रभाव पड़े। उस टाइम लोग इनकी बात को नहीं समझे और इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया कि मेरी बात को तुम आज समझ नहीं पा रहे, शायद मैं समझा नहीं पा रहा, तो मैं इस पद पे रहने लायक भी नहीं हूँ। आज हमें कितना नॉर्मल लगता है कि किसी भी औरत की अगर शादी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मारपीट करते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो वो जैसे एक आदमी तलाक लेने का हकदार था, ऐसे ही एक औरत भी तलाक लेने की हकदार है। उसको संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा, उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी। ये सब चीजें जो आज तुम्हें बहुत आसान दिख रही है ना, इनके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, और दलितों के लिए तो लड़ी ही लड़ी है। ये तो मैं औरतों की बात कर रही हूँ।
दलितों की लड़ाई को तो हम भूल ही नहीं सकते, उन्होंने कितना ज्यादा काम किया। तो ऐसे इंसान को आने वाली पीढ़ियां जानती रहें, ऐसा ना हो ये कहीं परतों में दब जाएं। लेकिन देखो, इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद 1956 में, जिस साल इनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर को, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और हिंदू धर्म को छोड़ के ये चले गए थे बौद्ध धर्म में। और इनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाओ कि इनके धर्म परिवर्तन के ही अगले दिन लाखों लोगों ने अपना धर्म बदला, जो सब इनसे इम्प्रेस थे। उन सब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध धर्म की तरफ वो कन्वर्ट हो गए। यानी इस अकेले व्यक्ति में इतनी पावर थी कि ये राजनीति तो क्या, हर चीज को प्रभावित कर सकते थे। इनकी डेथ के टाइम पर, जैसे इनका जो अंतिम संस्कार किया गया था ना, वो बौद्ध धर्म विधि के अनुसार किया गया था, जबकि आजीवन ये रहे थे हिंदू धर्म से जुड़े हुए। दलितों के लिए काम करने वाले, हिंदुओं के लिए काम, इसके महिलाओं के लिए काम करने वाले और हिंदू कोड बिल लाने वाले इकलौते एक चेहरे के रूप में आज तक इनकी पहचान है। और जैसे तुम सुन रहे हो, ऐसे अगली पीढ़ियों तक ये बातें पहुंचाना बेटा, वरना ये कहीं दब जाएंगी, दफन हो जाएंगी। हर साल जब भी इनका जन्मदिन आए, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही, देखो हमने 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की बातें की, नेहरू की, गांधी की, अंबेडकर जी की या सुभाष चंद्र बोस की, हर एक की याद में जब जब कोई दिन आता है तो उन चीजों को वापस याद करना चाहिए, तभी ये ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचेगा। किताबें जितना बताती हैं ठीक है, लेकिन किताबों से अलग भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना जो लाइफ में उतारनी होती हैं। तो औरतों की बराबरी के लिए सबसे पहला जो बड़ा कदम उठाया वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने था। पढ़ाई करने के लिए सावित्रीबाई फूले जी बहुत बड़ा नाम अपना एक स्थान रखती हैं। हम सब जानते हैं सावित्रीबाई फूले जी इस देश की पहली महिला शिक्षिका थी। वो एक लेडी होने के नाते उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन अगर कहें कि किसी देश, इस देश के कानून व्यवस्था में औरतों को बराबरी दिलाने का हक, तो वो सावित्रीबाई फूले जी ने नहीं दिलाया था। उन्होंने पढ़ाई पे काम किया, वो बराबरी की बात की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। तो बहुत महान शख्सियत के मालिक थे। उस जमाने में सोचो, लंदन पढ़े उस टाइम पर, अमेरिका पढ़े, अमेरिका लंदन पढ़ना आज भी सपना है। और बहुत सारे अमीर बच्चे आज भी काबिलियत की कमी के चलते, पैसे होने के बावजूद वहां एडमिशंस नहीं ले पाते। एक बड़ी बात क्या है, आर्ट्स तो पढ़ी इन्होंने साइंस भी पढ़ी। ये साइंस और आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के मिक्सचर वाले सब्जेक्ट पढ़ते थे, बहुत सारी डिग्रियां की। इनका दिमाग, इनका सोचने का तरीका एक होता ना कि जिसका कंपैरिजन ना हो पाए, उस लेवल का था। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी, बहुत रिगार्ड था, लेकिन टाइम लगा लोगों को समझने में कि इस आदमी की काबिलियत क्या है। इनफैक्ट जब देश में संविधान सभा बन रही थी तो इसके इलेक्शन हुए थे, और इस संविधान सभा के इलेक्शन में उठना पड़ता था। जैसे आज तो आम चुनाव होते हैं, तब आम नहीं, लेकिन चुनाव थे। संविधान सभा में सीट थी, उन सीट्स में से एक बड़ी सीट हुआ करती थी बंबई। और हम सबको पता है कि बंबई से खासा रिलेशन रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। ये महाराष्ट्र के ही तो हैं, इनकी जो जड़ें हैं ना वो महाराष्ट्र की हैं। पैदा हुए थे महू में, मध्य प्रदेश में, कारण इनके पिताजी ट्रांसफरेबल जॉब में थे। इनके पिताजी उस जमाने में अंग्रेजों की आर्मी में सूबेदार के पद पर थे। हम सब जानते हैं कि इनके ट्रांसफर होते हैं, जो ये सेना में होते हैं। उस टाइम पे वो कैंटोनमेंट एरिया में मध्य प्रदेश में थे। वहां के बाद अगर देखें जड़े कहाँ की, क्योंकि फौजी बेटा किसी गांव का भी तो होता ही है, किसी इलाके का, वो इनका था बंबई के आसपास का इलाका। मतलब उस टाइम बंबई को समझ लो आज का गुजरात, महाराष्ट्र। यहाँ की सीट से संविधान सभा का इलेक्शन लड़ा तो पूरे देश के ताकतवर, बड़े नामी गिरामी लीडर्स, जिनको आप स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करके बैठे हैं हम इतिहास की किताबों में, उन सब ने एक गुट बनाया और कहा कि किसी कंडीशन पर संविधान सभा की बंबई की सीट से अंबेडकर को नहीं जीतने देना। और सबने पुरजोर कोशिश की कि ये हार जाएं, और जो उनकी मनचाही थी वही हुआ। बंबई की सीट से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हार गए। लेकिन इन्होंने अपना मन छोटा नहीं किया। इनको था कि किसी भी कंडीशन पे मुझे जीतना है, ये नहीं तो कोई और सीट। इन्होंने फिर बंगाल की सीट पर, जब इलेक्शन का टाइम हुआ, क्योंकि अलग अलग टाइम होते थे, बंगाल की सीट पर मुस्लिम लीग की मदद ली। उस टाइम का बंगाल यानी आज का बांग्लादेश भी है। मुस्लिम लीग ने इनकी मदद की और बंगाल की एक सीट पर ये इलेक्शन जीत गए। और वहां से जीतने के बाद ये संविधान सभा के मेंबर बन गए। ये घटना जो मैं बता रही हूँ 1946 की है। अगले साल देश आजाद हुआ और भारत के 3 हिस्से बट गए, एक भारत, एक पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। और जिस सीट से ये जीते थे ना, वो चली गई पूर्वी पाकिस्तान में।
तो एक बड़ी टेंशन हुई कि अब क्या करें। लेकिन सोचो, इन्होंने महज कुछ महीनों में अपनी इमेज ऐसी बना ली थी उस बंबई की बेल्ट के लोगों के दिमाग में, बिहार तक की बेल्ट में, कि इस आदमी के बिना संविधान लिखा नहीं जाएगा। ये ब्रिलियंट दिमाग का आदमी है, बहुत तेज दिमाग, और इन्हें सब कुछ पता है, अच्छाई बुराई दोनों को एनालाइज करने की पावर रखते हैं। लॉ ये पढ़े हुए हैं, साइंस स्ट्रीम इन्होंने पढ़ी, ह्यूमैनिटीज आर्ट्स इन्होंने पढ़ा, तो इनकी बराबरी का हमारे पास दूसरा कोई आदमी नहीं था। इसीलिए वो सीट तो चली गई पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। फिर उस टाइम पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिमाग में ये काम, बल्कि उनसे पहले BN राव, ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे बेटा। और आप जानते होंगे BN राव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने वाले भारतीय थे, पता होगा ना सब लोगों को। हाँ, बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। BN राव जी ने कहा भारत में, ये बेटा हमारे संविधान को लिखते टाइम संवैधानिक सलाहकार थे, ये एडवाइजरी बोर्ड के मुखिया थे। तो इन्होंने, हमारे अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें कहा कि तुम संविधान लिखोगे कैसे, अंबेडकर के बिना तुम्हारा काम नहीं चलना। इनके ऊपर दबाव बनाया कि कुछ भी करके, हमें नहीं पता, लेकिन अंबेडकर को तुम्हारे इसमें शामिल होना चाहिए, तब तुम्हारा संविधान पूरा लिखा जाएगा, वरना तुम बीच में ही अटके रहोगे। और ये आजादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। राजेंद्र प्रसाद जी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर BN राव कह रहे हैं तो हमें अंबेडकर जी को ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काबिल आदमी है। इन्होंने उस टाइम पर बाल गंगाधर खेर नाम के एक आदमी थे, जो बंबई की पूरी बेल्ट के हेड थे। एक तरह से जैसे आज CM बनते हैं ना, उस टाइम उस पोस्ट का नाम PM था, प्रधानमंत्री। देश का नहीं था ये, बंबई का। ये CM की पोस्ट बेटा बाद में जनरेट की गई है। तो बंबई के PM हुआ करते थे बाल गंगाधर खेर। इन्हें कहा गया कि भाई आप कुछ भी करके किसी एक का इस्तीफा जैसे हो सके मैनेज करो, एक सीट खाली कराओ। उस टाइम पर MR जयकर, ये हिंदू महासभा से थे, इन्होंने इस्तीफा दिया, इनकी सीट खाली हुई। इनकी सीट पे फिर हमने BR अंबेडकर जी को देखा कि BR अंबेडकर जी को बंबई की सीट मिल गई। काबिलियत ये चीज होती है, जहां मिलके सबने हराया था, अब सब मिलके उसी सीट पर बैठाना चाहते हैं। किसके इस्तीफे के बाद? और बंबई का हेड कौन है उस टाइम पर? और BG खेर के ऊपर किसने दबाव बनाया है, और उनको वो राय किसने दी है? हाँ, तो सोचो काबिलियत अपना नाम कहाँ से कहाँ उठा लाती है। कहाँ दब गया था नाम कि इनका तो इलाका ही पाकिस्तान में चला गया, और कहाँ दोबारा से पूर्वी पाकिस्तान, बंगाल का पार्ट, कहाँ दोबारा से उसी सीट से आए जिससे कभी हरा दिए थे, एकजुट होके सारे ताकतवर लीडर्स ने। तो ये थी बेटा इनकी कहानी। इन्होंने कई किताबें लिखी। कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर इतने ही गरीब थे तो लंदन कैसे गए, अमेरिका कैसे गए। तो उस टाइम पे ना बड़े बड़े जो राजा थे, देसी राजा हमारे, ये बेटा अपने एरिया में काम करने के लिए पढ़े लिखे लड़कों को ढूंढते थे। उस टाइम लड़कियां ज्यादा नहीं पढ़ती थी, तो ज्यादा पढ़ने वालों की कमी थी सोसाइटी में। तो ये कहते थे अगर कोई काबिल होगा ना, हम खर्चा देंगे, जाके तुम पढ़ लेना। तो उस टाइम पे एक थे बड़ौदा की बेल्ट के, बड़ौदा के गायकवाड़, एक फैमिली थी, प्रिंसली स्टेट जिसे तुम कहते हो, देसी रियासत, यहाँ के राजा। इन्होंने कहा भाई मैं रुपए दे दूंगा, लेकिन मेरे लिए काम करना पड़ेगा पढ़ के आने के बाद। तो BR अंबेडकर जी को स्कॉलरशिप मिली थी बड़ौदा के राजा की तरफ से, और उस टाइम की स्कॉलरशिप बताते हैं 25 रुपए प्रति माह थी, एक महीने के 25 रुपए। तुम्हें लगेगा ये क्या थे, ये बहुत बड़े थे बेटा उस टाइम पर। 25 रुपए की, आज के हिसाब से नहीं, उस टाइम के हिसाब से स्कॉलरशिप मिली, और ये चले गए पढ़ने। फिर वहां पढ़े, लेकिन बाद में कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और उनको 25 रुपए में दिक्कत आने लगी। फिर भी पढ़ाई के शौकीन थे, तब तक वहां भी अपनी एक इमेज बना ली, और फिर जब वापस लौटे तो गायकवाड़ के लिए काम किया। लेकिन काम करते करते इतना इंसल्टेड फील हुआ, क्योंकि जब काम करने इनके दफ्तर में जाते तो वहां जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे उनका व्यवहार बहुत ही गलत था। जैसे पियन जो होता है ना, वो कोई ब्राह्मण था मान लो, तो उसे लगता है कि ये SC लड़का अफसर बन के बैठा, मुझसे पानी मांग रहा है, मुझसे फाइल मांग रहा है। तो इनकी किताब में, आत्मकथा में लिखा है कि इतना खराब अनुभव था, फाइल का गट्ठा लाके मेरे मुंह पे फेंक गए। और जब ये उतरे ट्रेन से कि भाई बड़ौदा में मुझे जाके अपना काम संभालना है, तो जिस पोस्ट के लिए ये चुने गए थे उस पोस्ट पे अधिकारी बैठते थे। और जब कोई ट्रेन, उस जमाने में ट्रेन थी, ट्रेन से आके उतरता तो उनका फूल माला से स्वागत करते, बहुत सारे लोग उनको लेने जाते। लेकिन जब ये उतरे ट्रेन से तो वहां कोई नहीं था, कोई फूल माला छोड़ो, कोई पूछने भी नहीं आया।
फिर जाके जब ये पहुंचे वहां पे तो एक खराब सा कमरा पकड़ा दिया जिसमें पता नहीं कितने साल से ना पेंट ना सफेदी और टूटा फूटा सामान था। जाके खुद उस कमरे की सफाई की। अगले दिन दफ्तर गए तो वहां ये व्यवहार था कि फाइलें मुंह की तरफ फेंक गया। तो इनके मन में आया कि शायद मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और ये काम कर नहीं पाए। फिर वहां से ये कई जगह और भी गए। फाइनली समझ में आ गया कि पूरे समाज की सोच विचारधारा बदलनी पड़ेगी, और इसको बदलने के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकती है? शिक्षा। तब बेटा फिर इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बड़े काम किए और अपनी कम्युनिटी के लोगों को कहा कि अगर मैं इतना झेल रहा हूं, जिसको ज्ञान है, समझ है, तर्क शक्ति है, तो तुम लोगों के बच्चों को कितना झेलना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा दो ताकि वो बराबरी की बात सोच पाए, समझ डेवलप कर पाए। वहां से बेटा ये शिक्षा का कॉन्सेप्ट निकला इनके दिमाग में कि सबको पढ़ाना चाहिए। और फिर इनकी एक बहुत बड़ी एक सेइंग फेमस हुई कि किसी देश के विकास का, प्रगति का अंदाजा मैं इस बात से लगाता हूँ, ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं इस बात से लगाता हूँ कि वहां की महिलाओं की स्थिति कैसी है। और रियलिटी ये है, हम इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो देश जो एडवांस थे वहां औरतों को, वुमेन को हमेशा बराबरी पर रखा गया। जहां जितना पिछड़ापन था वहां औरतों की स्थिति उतनी दोयम दर्जे की थी, निचले स्तर पर थी। तुम तालिबान के मूवीज में देखते होगे ना कि औरतों की स्थिति क्या है। वहीं देखो अमेरिका साइड में औरतें बराबरी पर हैं, यूरोप की मैक्सिमम कंट्रीज में औरतें बराबरी पर हैं। यानी ये बात पैरामीटर है। और अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हें मैंने हिस्ट्री में बहुत बार बताया कि एक काल था जिसे हम कहते हैं वैदिक काल। तुम्हें याद है इसमें औरत आदमी बराबर थे और यज्ञ में महिलाएं आदमी की बराबरी पर बैठती थी। वो तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, लोहे के बाद चीजें बदली थी, क्योंकि तब फिर प्रॉपर्टी बढ़ाने का एक टारगेट बना लिया। वहां जाके समाज में कुछ गड़बड़ियां चली जिसके चलते दो कम्युनिटीज का नुकसान हुआ था, शूद्रों का और महिलाओं का। तो देखो उन दोनों के नुकसान को जो हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ते हैं, एक आदमी ने दोनों के लिए काम किया, डॉक्टर BR अम्बेडकर। शूद्रों को ही आगे जाके फिर अलग अलग जातियों में, जिसको हम कहने लगे SC, इनके लिए काम किया, डिप्रेस्ड क्लास, और फिर विमेन के लिए, इन दोनों के लिए काम किया। तो इस महान आदमी का जन्मदिन है, इन चीजों को भूलना नहीं है, हमेशा अपनी अगली पीढ़ियों को बताते चलना है। आजादी के बाद बहुत लंबी यात्रा हम तय कराए, पर अभी भी बराबरी के लिए जद्दोजहद है, अभी भी बराबरी के लिए संघर्ष है। कोशिश करेंगे उसमें जितना हो सके कि बराबरी में योगदान दे सकें। अपने अपने पार्ट पर काम करेंगे, अपने अपने घरों में काम करेंगे। कुछ सालों बाद जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें बराबरी का माहौल मिल जाएगा, क्योंकि जब तुम 40-50 साल के होगे, जब नई पीढ़ियां आ रही होंगी, तब तक ये चीजें बहुत नॉर्मलाइज हो जाएंगी कि बेटा बेटी होने पर बराबर की खुशी मनाएंगे। चलो।